नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जय गणेश कमोडिटी विशेष। इस त्योहारी मौके पर किन कमोडिटी पर निवेशकों का फोकस होना चाहिए? सोना चांदी क्या इस त्योहारी मौके की भी थीम रहने वाली है? क्रूड और मेटल का क्या होगा रुख? साथ ही एग्री कमोडिटी भी निवेश के लिए कितना विशेष है, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। कोटक सिक्योरिटीज से सुनील कटके जी हैं, ऑगमोंट गोल्ड की रेनिशा चेनानी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से दिव्या गगलानी और एंजल वन से प्रथमेश माल्या है। अब चारों मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात, फेस्टिव मूड है तो गोल्ड और सिल्वर की ही करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां भाव भी कम हो गए हैं और त्योहारी मौका है जहां पर लग रहा है कि हाजिर डिमांड इस बार बेहतर रह सकती है, और जिस तरह से लगातार हाजिर में अब तमाम चीजों की डिमांड बढ़ रही, तो लग रहा है कि सोने चांदी को भी इस त्योहारी सीजन काफी फायदा होने वाला है। सबसे पहले रेनिशा जी, आपसे बात करेंगे, गोल्ड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? किस तरह का साल रहने वाला है और आने वाले समय में किस तरह की तेजी की उम्मीद आप गोल्ड में कर रही हैं? जी, मुझे लगता है जिस तरह से बुलियन ने अंडर परफॉर्म किया है 2022 में, उसका मेन रीजन है डॉलर इंडेक्स, जिसमें हमने देखा है कि 15% जितना ही बढ़त देखी गई है। 95 की लेवल से बढ़ के ऑलमोस्ट अभी 109, 110 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो इसकी मजबूती का कारण है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमीज के मुकाबले काफी मजबूत है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ से यूरोजोन में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, यूके जो है रिसेशन की तरफ जा रहा है, चाइना में हम देख रहे हैं कि क्राइसिस चल रहे हैं, ताइवान के साथ इश्यूज चल रहे हैं। तो ओवरऑल बाकी सब जो इकोनॉमीज है वहां पे इश्यूज होने के कारण एक यूएस जो है इकोनॉमी बेटर प्लेस्ड है अदर देन अदर इकोनॉमीज। इसलिए हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यूसली मजबूती आ रही है, और यही कारण है कि गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और प्राइजेस नीचे ट्रेड हो रही है। और जिस तरह से यूएस अपने फेड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, और नेक्स्ट 2 मीटिंग्स में सितंबर और दिसंबर में भी रेट्स बढ़ने वाले हैं, आई थिंक थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम ही कंटिन्यू रहेगा गोल्ड में। आई थिंक अभी जो बाकी का 2022 बचा है, लास्ट 4 महीने में मुझे लगता है जो रेंज रहेगी एक वो ऑलमोस्ट डाउनसाइड में 49-50,000 तक के आसपास डाउनसाइड टच हो सकता है। अपसाइड में हम 53,000 तक भी प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। तो मेरा व्यू ये है कि जो डिप्स मिलते हैं अराउंड 50,000 के आसपास, वहां पे गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड में जो टारगेट है वो 53,000 का रहेगा, यानी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सुनील कटके जी, आपको क्या लगता है कि गोल्ड में किस तरह की तेजी की आप उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि फेड के जिस तरह से कमेंट्री जैक्सन होल में देखने को मिले थे, लेकिन क्या फेड आने वाले समय में जब ग्रोथ बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लगेगी, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता बढ़ेगी, तो क्या उसी शक्ति के साथ फेड कंटिन्यू कर पाएगा, या अभी हो सकता है कि नीजर रिएक्शन दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ब्याज दरों में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हो और उसका फायदा धीरे धीरे गोल्ड को मिलेगा? गोल्ड को तो दोनों तरफ से फायदा होगा, अगर ग्रोथ की चिंता होगी तभी फायदा मिलेगा, अगर ब्याज दरें में कटौती वो कम करेंगे तो भी फायदा होगा। तो आपको क्या लग रहा है, अगर किसी को खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड में तो किन स्तरों पर करनी चाहिए? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी, मुझे लगता है गोल्ड ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट अगर हम देखते हैं तो $1,700 का जो रेंज है उसको नीचे से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। $1,700-$1,800 के रेंज में ही एक दायरा जो है मेंटेन कर पा रहा है। 2 फैक्टर्स हैं जो कि अभी इंपॉर्टेंट, जो आपने भी बताया। एक, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस पे थोड़ा कैप करके चल रहा था, बट अगर हम ऑन द अदर साइड देखते हैं तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अभी भी ग्लोबली एक बड़ा चैलेंज है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑब्वियसली उतना गोल्ड का जो अपील है वो बढ़ता है, और वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट जो है गोल्ड में निचले स्तरों पे यानी करंट लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज मुझे लगता है जो यूरोप की तरफ से संकेत आ रहे हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन के, यूएस के डेटा उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, चाइना अभी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंसर्न्स भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे सेफ हेवन बाइंग का जो अपील है गोल्ड का वो इंप्रूव कर सकते हैं।
थर्ड, मुझे लगता है कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो भी अगर हम देखते हैं, बीट यूएस चाइना का रिलेशनशिप हो या रशिया यूक्रेन का हो, अभी लिबिया और इराक का भी न्यूज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल स्थिति भी थोड़ी अनसर्टन है, तो उसका भी सपोर्ट जो है मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली मुझे लगता है गोल्ड एक अच्छा लेवल पे है, जहां पे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे मुझे लगता है कि इसमें एंट्री देखी जा सकती है। 1-2 महीने का अगर मैं रेंज देख के चलूं तो मुझे लगता है कि अभी जो हाजिर भाव है 51,000 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदना चाहिए। 50,400 तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में 52,500, यानी यहां से एक 1,500 रुपए तक का एक अप्रिसिएशन जो है मैं गोल्ड के प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में देख रहा हूं 1-1.5 महीने में। यानी 1,500 रुपए का, और जो खरीदारी का जो लेवल इन्होंने दिया है 51,000 पर आप खरीदे, 1 से 1.5 महीने तक का ये व्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। 52,500 रुपए का यहां पर टारगेट है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको 50,400। तो पोजिशनल नजरिए से हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड के मार्केट में क्या करना चाहिए। दिव्या, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के लेवल पोजिशनली आपको लग रहा है कि गोल्ड जा सकता है, कहां पर खरीदारी करें और क्या टारगेट आप दे रहे हैं 1 महीने के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं मीडियम टर्म के लिए, तो प्राइसेस जो है 4 महीने से एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 50,000 से लेके 52,500 तक। अभी जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि बुलियन प्राइसेस जो है वो डॉलर इंडेक्स को लेके काफी सेंसिटिव है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये साल के लिए डॉलर इंडेक्स ये किंग बन गया है, पूरे कमोडिटी बास्केट को चला रहा है अकेला ही। और कल भी हमने इवनिंग में देखा था, जब भी डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आया था 109.50 के लेवल से 108 तक, तभी गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी देखने मिली थी। और लास्ट वीक भी जो डेटा आया था, न्यूज था कि एग्रेसिव स्टांस जो फेड ने रखा, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर तो है ही प्राइसेस के लिए, पर जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ते जाएंगे तो लॉन्ग रन में वो एक रिसेशन का रूप ले सकता है, जो कि गोल्ड प्राइस को एक सपोर्ट करेगा। और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल ही रहा है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल 50,600 का एक अच्छा लेवल है, वहां पे हम लॉन्ग रन में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम नीचे में 49,500 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 52,000 का लेवल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेनिशा जी, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए अगर नजरिया रखना है, अगर 1 साल का व्यू है, तो गोल्ड में फिर उनको क्या आप सलाह दे रही हैं? जी, जिस तरह से मैंने बताया कि डाउनसाइड में मुझे लग रहा है 50,000 के आसपास प्राइसेस को बॉटम आउट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनली 1700 या जो 1680 एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे प्राइसेस ट्रेड होगी। तो जो ये डिप्स मिलते हैं 50,000 के आसपास, इस साल में इनफैक्ट 3 बार ये मौका मिला है इन्वेस्टर्स को। जब वापस ये मौका एक बार अगर आता है तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं 50,000 के आसपास। अपसाइड में वापस हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक प्राइसेस 53,000 54,000 तक भी ट्रेड हो सकती है, बिकॉज अभी जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से प्राइसेस एक सेफ हेवन गोल्ड में नहीं माना जा रहा है। इस साल का जो सेफ हेवन एसेट है वो है डॉलर इंडेक्स। तो जब भी फेड पाइवट लेवल पर आएगा, मतलब अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना रोक लेगा और होल्ड पर आएंगे, जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है फर्स्ट क्वार्टर में, तब मुझे लगता है कि प्राइसेस में जो भी इंडिकेशन आता है जब भी कि ये पाइवट लेवल आने वाला है, तब हम देखेंगे कि प्राइसेस में बॉटम आउट होगा एंड एक वापस बुल रन स्टार्ट होगा। जब प्राइसेस फेड के इंटरेस्ट रेट्स होल्ड पर रहेंगे, मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस वापस एक रन अप दिखा सकती है। तो एनी डिप्स टुवर्ड्स 50,000 बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड में 53 54,000 तक हम लेवल्स 6-8 महीने में देख सकते हैं। प्रथमेश जी, तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड खरीदना चाहिए। हालांकि लेवल जो एंट्री के है उन्होंने अलग अलग दिया है, जो आपकी रिस्क एपेटाइट है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उन्होंने अलग अलग एंट्री लेवल दिया है, लेकिन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रेनिशा जी, जैसे उनको लग रहा है कि काफी नीचे आने पे 50,000 के आसपास खरीदारी की सलाह दे रही हैं। वहीं दिव्या को लगता है कि गोल्ड खरीदना है तो 50,600 के आसपास। सुनील जी को लग रहा है कि 51,000 के आसपास खरीदे। तो अलग अलग लेवल है, लेकिन खरीदारी की सलाह तीनों एक्सपर्ट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप तीनों से सहमत है? आप क्या करने की सलाह देंगे? पोजिशनल व्यूअर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? आई थिंक सारे फैक्टर्स को तीनों एक्सपर्ट्स काफी अच्छी तरीके से बताया है, बट आप हिस्टोरिकली देखेंगे गोल्ड का परफॉर्मेंस जो है रिसेशनरी सिनेरियो में 6 मंथ्स से 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो यस, अगर आप लंबी अवधि के लिए बात कर रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स, और बाय ऑन डिप्स वाला अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रखें तो मैं भी 50,000 के आसपास ये बाइंग रिकमेंडेशन रिकमेंड करूंगा। ऊपर वाले जो भाव है ऑलमोस्ट 52,000 53,000 तक के लिए भी जो है वो पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। बट हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से इस गोल्ड में मेरे ख्याल से
करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं टुवर्ड्स 50,000, करीब यहाँ से 1,000-1,200 रुपए के फॉल होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अगर आपको करना है तो मैं यहाँ पे पोजिशनली कोई ट्रेड नहीं रहेगा, जो भी डिप्स रहेगा वो 50,000 के टुवर्ड्स ही फेवरेबल बाय रहेगा, वहीं पे मैं एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगा। चलिए, तो ये बात हो गई। हाँ, जो नियर टर्म के लिए आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो प्रथमेश को भी लगता है कि 50,000 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं। यानी चारों एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न की गोल्ड में आप उम्मीद कर सकते हैं। अब सुनील जी, चांदी को लेकर क्या व्यू है? चांदी में भी सिमिलर व्यू है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड लेवल से देखें तो करीब करीब 30% नीचे है भाव। इन स्तरों पर खरीदारी का बेहतर मौका दिख रहा है आपको? जी, मुझे लगता है, देखिए, चांदी एक तरफ प्रेशियस मेटल के तौर पे भी देखा जाता है और एक तरफ इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे भी उसका डिमांड रहता है। करंट सिनारियो में चांदी ऑलरेडी मैं बोल सकता हूँ कि ओवरसोल्ड जोन में है अभी। एक तो बेस मेटल का जो वीकनेस है उसका इम्पैक्ट हमें चांदी की प्राइस में देखने को मिल रहा है, और डॉलर इंडेक्स मजबूत है तो इवन गोल्ड भी एक दायरे में $1,750 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट में 51,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो उसका भी एक दबाव जो है सिल्वर के प्राइसेस में है। बट मुझे लगता है कि एक बॉटमिंग आउट हो रहा है यहाँ पे। इंटरनेशनल मार्केट में भी $18 के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है $18 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आने वाले समय में अगर किसी को पोजिशनली इसमें ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है ठीक ठाक लेवल है। यहाँ अभी तकरीबन 55,000 के रेंज में चल रहा है। 1,000 रुपए तक का करेक्शन अगर आता है 54,000 के रेंज में, तो मुझे लगता है एक ठीक ठाक बाइंग लेवल है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। 53,000 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए मुझे लगता है कि 56,000 तक का एक लेवल जो है 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति जो है चांदी में मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहेगा 1-1.5 महीने के पर्सपेक्टिव से। चांदी भी बाय ऑन डिप की रणनीति, और जो सुनील जी का जो लेवल है 54,000 रुपए के स्तर पर आप खरीदे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, और 53,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, भले ही पोजिशनल नजरिया है, और टारगेट 56,000 का दे रहे हैं, और अच्छा मौका दिख रहा है चांदी यहां पर खरीदारी का लोअर लेवल पर। दिव्या गगलानी, आप क्या मानते हैं, चांदी कहां पे खरीदे या क्या करना चाहिए? सिल्वर की बात करूं तो हमें उसमें ज्यादा बिकवाली देखने मिली है एज कम्पेयर टू गोल्ड। लास्ट वीक में चांदी ऑलमोस्ट 8% डाउन है। जैसे सुनील जी ने पॉइंट आउट किया कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, तो बेस मेटल में जो सेल ऑफ देखने मिला तो उसका असर हमें चांदी पे भी देखने मिला। पर प्राइसेस जो एक रेंज में कारोबार कर रहा है, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 54,000 से लेके 57,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 54,000 का लेवल अगर आता है तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा लेवल है बाइंग करने का। वहां पे हम बाई करें, स्टॉप लॉस हम 52,000 का रखें, और टारगेट हम ऊपर में 57,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये साल तक। रेनिशा जी, चांदी पर आपका नजरिया क्या है? लंबी अवधि के लिए क्या लग रहा है? चांदी अब शानदार मौका दे रहा है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कम हो गई थी सप्लाई की दिक्कतों की वजह से। आने वाले समय जैसे जैसे इंडस्ट्री रिवाइव करेगी वैसे इसको फायदा मिलेगा, और एक तो ज्वेलरी डिमांड तो है ही, रूरल एरिया में ज्वेलरी के तौर पर चांदी का खूब इस्तेमाल होता है। तो क्या लग रहा है, चांदी किस तरह के रिटर्न दे सकती है लंबी अवधि में, और पोजिशनली किस तरह के ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगी आप? जी विश्वनाथ जी, जिस तरह से आप चांदी के रिटर्न्स की बात करें, हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट 20 इयर्स में जो एवरेज CAGR रिटर्न्स है इंडियन टर्म्स में चांदी में हमने देखा है ऑलमोस्ट 10 to 11% जितने रिटर्न्स दिए हैं, एंड डॉलर टर्म्स में अराउंड 9% जितना रिटर्न्स दिया है। दिस इज एवरेज रिटर्न्स लास्ट 20 इयर्स। इस साल प्राइजेस 25 से 30% ऑलरेडी डाउन है एंड ओवरसोल्ड जोन में है। तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही एक ऐसा मौका बहुत ही रेयरली आता है जब प्राइजेस इतना डिप्स हमको मिलते हैं, जहां पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मुझे लगता है ये जो लेवल्स है, एक ये बहुत ही अच्छी बॉटम फिशिंग लेवल्स है, यहाँ पे चांदी में बाइंग कर सकते हैं करंटली, एंड ग्रेजुअली हम देखेंगे कि जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 जब गोल्ड की प्राइजेस में ग्रेजुअली एक बॉटम आउट होकर प्राइजेस बढ़ने लगेंगी, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो मुझे लगता है सिल्वर में भी सेम बाइंग देखी जाएगी। जो कंफर्टेबल नहीं है इतने डिप्स पे बाय करने के लिए, जिसको चाहिए कि थोड़ा एक मजबूती आए प्राइजेस में फिर हम बाय करेंगे, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी 56,000 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करती है तो बहुत ही अच्छी लेवल रहेगी, और फिर एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है अप टू 62-63,000। जो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं वो करंट प्राइजेस पे 53-54,000 पे भी बाय कर सकते हैं। अपसाइड में मेरा टारगेट एटलीस्ट 6 months to 8 months के हिसाब से देखें तो 62,000 तक का टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ से सिल्वर में।
यानी 6 to 8 मंथ्स का अगर आपका व्यू है तो 62,000 से 63,000 का यहाँ पर टारगेट आपको चांदी में दिख सकता है। रेनिशा जी मानती हैं, उनको लगता है कि 56,000 के ऊपर जाने पे चांदी में बहुत अच्छी तेजी आएगी। हालांकि जो रिस्क ले सकते हैं वो करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। अब प्रथमेश जी, आपको क्या लगता है, अब वापस से तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि चांदी खरीदे, लेवल्स अलग हैं चांदी में, अब आपका व्यू क्या है, करंट लेवल पर क्या है और पोजिशनल या लंबी अवधि के लिए चांदी में क्या सलाह दे रहे हैं? करंट लेवल पे जैसे गोल्ड का परफॉर्मेंस नीचे जाने की उम्मीद है, वैसे सिमिलरली मेरे ख्याल से यहाँ से 1,500 से 2,000 तक का फॉल आने की उम्मीद कर रहे हैं। और यस, अगर लंबी अवधि की बात करें, 6 मंथ्स का अगर आप टर्म टाइम फ्रेम रख रहे हैं तो 52,500 53,000 का रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 50,000 का, ऊपर में टारगेट अराउंड 62,000 के लेंगे। तो हमारा भी यही मानना है कि अगर चांदी आपको एक्यूमुलेट करना है तो सही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 53,000 52,500 का जोन जो है वो काफी फेवरेबल है, जहां पे एक्यूमुलेशन जोन किया जा सकता है। तो ऊपर में अराउंड 62,000 के टारगेट हमें भी लग रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। हाल फिलहाल में ये काउंटर में पॉसिबली थोड़ा करेक्शन की उम्मीद करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड की भी चाल काफी एक उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लंबी तेजी, बाद में करेक्शन भी, फिर से रिकवरी, फिर से तेज। सुनील जी, क्या लग रहा है किस तरह रहने वाला है? अब अगली बैठक भी है, 5 सितंबर को बैठक होने वाली ओपेक प्लस की, क्या उम्मीद करें और किस तरह की चाल रहेगी क्रूड की आगे? जी विश्व मोहन जी, देखिए क्रूड ऑयल एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेंट की बात करते हैं तो ऑन द लोअर साइड $95 के रेंज में है पर बैरल, और ऑन द हायर साइड $115 तक का एक रेंज बना रहा है। तो अभी तकरीबन $102 के रेंज में पर बैरल के रेट पे जो ब्रेंट ऑयल ट्रेड कर रहा है। 2-3 फैक्टर हैं जो कि अभी ध्यान में रखने हैं। जो हाल ही में लास्ट वीक में जो हमको क्रूड ऑयल में रैली देखने को मिली, वहां पे कहीं ना कहीं जो ओपेक का स्टेटमेंट था कि अगर प्राइसेस एक लेवल के बियॉन्ड गिरते हैं तो हम प्रोडक्शन कट भी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट जब आया तब प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिला, थोड़ा बाइंग देखने को मिला। अगेन $100 पर बैरल के प्लस के रेंज में आ गए। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट सिनारियो है लिबिया की तरफ से, इराक की तरफ से थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न देखने को मिल रहा है, तो वहां पे सप्लाई रिस्क देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्राइसेस बढ़े हैं। बट अगर हम पोजिशनल व्यू देखते हैं 1-2 महीने का, तो फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है एक क्वेश्चनेबल एंटिटी बन चुकी है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन की हम बात कर रहे हैं। यूरोप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रहा है। चाइना जो मेजर कंज्यूमर है वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की मार झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड सेंटिमेंट जो है इम्पैक्टेड है, और मुझे लगता है सेल ऑन राइस का एक व्यू लेके चलना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस को सारे ही देश जो हैं कम करने के चक्कर में चले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा योगदान जो है क्रूड ऑयल का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बीट यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बीट फेड, या तो बैंक ऑफ जापान हो गया, या तो इवन फॉर दैट मैटर डोमेस्टिकली भी आरबीआई भी कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रांग करें और इन्फ्लेशन को कम करें। तो ब्याज दरें जैसे जैसे बढ़ेंगी, सितंबर में भी अग्रेसिव रेट हाइक अगर होता है तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा तो स्पेंडिंग घटेगी तो क्रूड का डिमांड घटेगा, तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में डोमेस्टिक मार्केट में फिर से हमको एक 400 से 500 रुपए का सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हाजिर में 7,750 के रेंज में अभी चल रहा है, वहां पे बेच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी 8,000 का एक लेवल है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है 7,250 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, प्रथमेश जी, क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों कमोडिटी पर आपका व्यू क्या है, क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक क्रूड में पिछले हफ्ते में काफी अच्छा मोमेंटम आया है। मेरे ख्याल से ओपेक की तरफ से जो भी एक्शन है वो रिस्क प्रीमियम क्रिएट कर रहा है इस काउंटर में। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे 1 महीने के पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम अटैच करूंगा इसको, और ऊपर में अराउंड 8,100 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह रहेगी। 7,450 के आसपास मेरे ख्याल से बाय करना रिस्क रिवॉर्ड के लिए फेवरेबल रहेगा। 7,100 का स्टॉप रहेगा। मेरे ख्याल से क्रूड में बाय करने की सलाह है। नेचुरल गैस फिलहाल के लिए पॉसिबल दिख रहा है 800 के लिए, बट इस काउंटर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शंस में ट्रेड करें। बट यस अगेन, ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों की अगर समझ है और स्टॉप लॉस लगाकर काम करें नेचुरल गैस में, वरना इस काउंटर में ट्रेड ना करें। नेचुरल गैस में करना है तो कोशिश करें ऑप्शंस के जरिए ही करें, और पूरी तरह से ट्रेडर के तौर पर ही इसके मार्केट में उतरे, क्योंकि रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसलिए इससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिव्या, आपका व्यू क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या है, क्या सलाह दे रहे हैं पोजिशनली आप?
क्रूड ऑयल एक काफी वॉलेटाइल काउंटर है, हमें रोज 200 से 300 पॉइंट का मूव देखने मिल रहा है। और जो न्यूज फ्लो आ रहा है प्राइजेस के लिए वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। एक तरफ इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें चल रही है, ईरान न्यूक्लियर डील की बात चल रही है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम लोग प्रोडक्शन कट करेंगे प्राइजेस को हाई रखने के लिए। पर मेरे हिसाब से ये जो रैली हमें देखने मिली है वो एक मैन मेड रैली है, इसमें डिमांड का कोई रोल है ही नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड रैली है ये। तो ये जो रैली है ज्यादा सस्टेन नहीं होगी लॉन्ग टर्म के लिए। 7850 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे हम सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 8200 का रखें और नीचे में हम टारगेट 7200 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। और नेचुरल और नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो यूरोप में अभी नेचुरल गैस प्राइसेस में एक करेक्शन देखने मिला है। जर्मनी से स्टेटमेंट आया हुआ है कि उनके जो स्टोरेज टैंक है वो टाइम से पहले फिल हो चुके हैं। अक्टूबर तक का टारगेट था 85% का, जो कि वो सितंबर में मीट हो जाएगा। तो आई गेस प्राइसेस जो है यहाँ से ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएंगे। और टेक्निकली भी वीकली चार्ट पे नेचुरल गैस ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ है जो कि एक रिवर्सल कैंडल है। तो मेरे हिसाब से 760 का एक अच्छा लेवल है, अगर वहां पे आता है तो वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 810 का मेंटेन करें और नीचे में हम टारगेट 650 670 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सुनील जी नेचुरल गैस पर आपकी कॉल क्या है? जी, मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू रहेगा। जो दिव्या ने अभी बताया वो न्यूज ऑलरेडी हमें प्राइस में डिस्काउंट होते हुए नजर आया है। तकरीबन 800 के लेवल से अभी तकरीबन 725-30 के रेंज में नेचुरल गैस का प्राइस ट्रेड कर रहा है। दो तीन चीजें हैं। एक, जो रशिया की तरफ से यूरोप में जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो 15-20% की कैपेसिटी पे ही है, तो यूरोप में एनर्जी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं। और आने वाले समय में एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो शॉर्टफॉल है 2 से 3 विंटर तक जारी रह सकती है। तो इसका मतलब आने वाले 2 से 3 सीजन तक नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो कम रह सकती है और डिमांड एक्सट्रीमली हाई रह सकती है। और आई थिंक यूएस का भी एक्सपोर्ट टर्मिनल टेक्सास का वो शुरू होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई जो है डिसरप्टेड है, तो उसका सपोर्ट मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के प्राइस में देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मेरा व्यू बाई का रहेगा 725-730 के रेंज में एंट्री कर सकते हैं बाई साइड में। 700 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऑन द हायर साइड मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में 780 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में किस तरह की चाल दिखेगी? सुनील जी सबसे पहले आप बताइए, मेटल में क्या टॉपिक है आपकी? अगर 1 महीने के लिए अगर कोई काउंटर चुनना हो तो क्या चुनेंगे और किस लेवल पे उसकी खरीदारी या बिकवाली करें? जी विष्णुमोहन जी, मुझे लगता है बेस मेटल में किंग ऑफ बेस मेटल जैसे कॉपर को बोला जाता है, तो उसमें मेरा सलाह रहेगा। एंड मेरा व्यू थोड़ा बहुत वीकर साइड है, बेस मेटल में थोड़ा बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। एक तो मजबूत डॉलर की वजह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी है उस पर दबाव है। दूसरा, जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है अक्रॉस द ग्लोब, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे उसका इंपैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसका भी दबाव जो है बेस मेटल के प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट जो यूएस का ड्यूरेबल गुड डेटा आया या पेंडिंग होम सेल्स डेटा आया वो भी खराब आया है, तो कहीं ना कहीं उसका भी दबाव है। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइस का ही एक रिकमेंडेशन है और मेरा पिक कॉपर का रहेगा। 665 के रेंज में सेल कर सकते हैं, 675 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे के लेवल पे मुझे लगता है 640 तक का लेवल 15 से 20 दिनों में या 1 महीने में देखने को मिल सकता है। दिव्या आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? मेरी टॉपिक कॉपर और जिंक में रहेगी। कॉपर, जैसे कि हमें बेस मेटल में हमें बात करें तो एक सेलिंग प्रेशर में ही है ड्यू टू एलिवेटेड डॉलर इंडेक्स। तो जब तक डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे तब तक एक सेलिंग में ही रहेगा। साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है चाइना में वो कम हो रही है और कोविड के कंसर्न अभी भी है और टाइटनिंग के वजह से एक रिसेशनरी का भी कंसर्न है। तो आई गेस ये सब फैक्टर्स की वजह से बेस मेटल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कॉपर अगर मैं लेवल्स की बात करूँ टेक्निकल, तो 675 to 680 का एक अच्छा लेवल है, वहां पे हम सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 700 का रखें और टारगेट हम नीचे में 645 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिंक में हम 320 के अराउंड सेल करें, स्टॉप लॉस हम 335 का रखें और टारगेट हम 295 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पथमेश जी आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? और मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस है सेल ऑन रैलीज में, यहाँ पे सजेशन रहेगा 675 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 690 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 655 और 640 तक के लिए रहेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से सेल ऑन रैलीज काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। अब सुनील जी अब एग्री में जीरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीरे में जिस तरह की तेजी दिखी है, अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में 20% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। 1 साल में 85% तक जीरा महंगा हो चुका है और रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। क्या लग रहा है जीरे में क्या तेजी और बाकी है?
जी विष्णुमोहन जी, एक तो देखिए फंडामेंटली देखें तो जो सोइंग नंबर्स थे लास्ट ईयर के 40% कम थे, तो कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेटेड था कि मार्केट में सप्लाई डेफिसिट होने वाला है और डिमांड को शायद मीट नहीं कर पाएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छा है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छा है जीरे का, और मार्केट में सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में हमको सपोर्ट देखने को मिला था। बट मुझे लगता है प्राइसेस अभी पीक्ड आउट हो चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। तो जितने भी लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स होंगे, मुझे लगता है कि इस लेवल पे बुक प्रॉफिट करना चाहिए। यहाँ से फिर से मुझे लगता है कि 1000, 1500, 2000 रुपए का करेक्शन जो है आने वाले 15-20 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अपनी इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। जय गणेश कमोडिटी विशेष की इस खास पेशकश में आप सभी गेस्ट को शामिल होने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया रेनिशा जी आपका, दिव्या आपका, सुनील जी आपका और पद्मेश आपका। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।